ठीक है, तो ये चीज इस वजह से आसमान हमें ब्लू नजर आता है, और यही रीजन है कि सनसेट्स एंड सनराइज हमें रेड येलो कुछ इस टाइप का नजर आता है। और जहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, जैसे चांद है, वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, तो बिल्कुल वो पिच ब्लैक, क्योंकि वहां कुछ ऐसा है ही नहीं ब्लू कलर का ग्लो देने के लिए, वहां कुछ गैस एटमॉस्फेयर है ही नहीं। और ये जो हमने देखा कि लाइट आती है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में अलग अलग गैसेस से इंटरैक्ट करती है, तो फिर ये स्कैटरिंग हो पाती है। तो हम जैसे देखते हैं सनसेट्स ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड्स, हैबिटेबल वर्ल्ड्स का मतलब ऐसे प्लैनेट्स जहां पे एटमॉस्फेयर है। अब वो एटमॉस्फेयर की गैसेस का कंपोजिशन बदल सकता है थोड़ा बहुत, तो उसी हिसाब से कलर ऑफ द सनसेट भी सब में अलग अलग है। तो ये इधर अर्थ का सनसेट और सब प्लैनेट्स के सनसेट, और डिपेंड करते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पे। ये मार्स का सनसेट है, वहां का सनसेट ब्लू हो रखा है, क्यों? क्योंकि मीथेन क्लाउड्स। तो ये एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स एंड अर्थ, तो मार्स के एटमॉस्फेयर में ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके बाद मीथेन, नियॉन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन, ये सब चीजें हैं, आर्गन है। तो इसका बहुत कम, इतनी नहीं कि लाइफ हो पाए, मतलब ऑक्सीजन वाली लाइफ, बिना ऑक्सीजन की भी लाइफ होती है, एनारोबिक। अर्थ में पहले वैसी ही टाइप की लाइफ थी, शुरुआत ऑफ लाइफ एनारोबिक थी, और फिर ऐसे जब फोटोसिंथेसिस और ये सब होने लगा तो ऐसे जीव आए जो कि ऑक्सीजन का यूज कर पाते थे। तो ऑक्सीजन मतलब वही एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनने लगा प्लांट से। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म आए, क्योंकि अब जब ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है, तो ऑक्सीजन का यूज क्यों ना किया जाए, और ऑक्सीजन का यूज करने पे कहीं ज्यादा एनर्जी आपको मिल सकती है। तो ऑक्सीजन जब बढ़ने लगा हमारे एटमॉस्फेयर में, तो जो जीव ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, उनके लिए जहर है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब बहुत थोड़ा ज्यादा लेवल का होने लगा, तो जितनी लाइफ ऑन अर्थ थी जो कि विदाउट ऑक्सीजन काम करती थी, वो ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गई, और एक न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ आई जो कि ऑक्सीजन बेस्ड लाइफ थी। तो इसको हम हिस्ट्री ऑफ अर्थ में ऑक्सीजन कैटास्ट्रफी कहते हैं, कि ऑक्सीजन के बनने की वजह से ही इतनी बड़ी त्रासदी हुई कि पूरा लाइफ खत्म। एंगुलर मैग्निफिकेशन, जब कोई ऑब्जेक्ट दूर होता है तो आपकी आंख में कम एंगल बनाता है, जब वही ऑब्जेक्ट पास आता है तो आंखों में थोड़ा सा ज्यादा एंगल बनता है। और इसी चीज को अगर हम पहले वाले एंगल को थीटा नॉट कह दे, बाद वाले एंगल को हम थीटा कह दे, तो ये m की वैल्यू होती थीटा अपॉन थीटा नॉट। थीटा नॉट क्या है? वो एंगल जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हो, यानी कि नियर पॉइंट पे रखा हो। तो नियर पॉइंट पे रखा हो तो थीटा नॉट एंगल बनाएगा, और दूसरा एंगल है थीटा। तो ये चीज हो गया एंगुलर मैग्निफिकेशन। और अभी फिलहाल के सेंस में तो इतना ही है। इसके बाद देखते हैं डिस्पर्जन। इसके ये न्यूमेरिकल्स नहीं है एंगुलर, इसमें सिर्फ फॉर्मूला ही है। और अब आते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको ब्रश अप कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो भी लाइट है, लाइट क्या है हमने जैसे स्टार्टिंग से देखा, तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सेंस में हम इसे जब ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जो लाइट हम देख पाते हैं ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बस एक छोटा सा हिस्सा है, जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। बाकी तरह की लाइट हमें दिखाई ही नहीं देती, लेकिन वो लाइट है वहां पे, और अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ हमने उनको क्लासिफाई कर रखा है। तो इनको एक एक करके देखना शुरू करते हैं, इनके प्रॉपर्टीज क्या है, इनके यूजेस क्या है ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, गामा रेज। गामा रेज तब एमिट होते हैं
जब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो हैं जैसे कि कोबाल्ट 60 एंड सीजियम 137 जब ये रिएक्शन करते हैं तो कई सारे रिएक्शंस के दौरान गामा रेज निकलती हैं। गामा रेज का जो वेवलेंथ है ये है 10 टू द पावर -10 से लेके 10 टू द पावर -14 और आप देख पाएंगे कि ये बहुत ही कम है इसका वेवलेंथ। तो हम गामा यहां से शुरू हो रहा है, सबसे कम वेवलेंथ, और सबसे कम वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी इनकी कहीं ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी कहीं ज्यादा है तो ये हाईली पेनिट्रेटिंग है कि जिस भी चीज में पड़ेंगे तो अंदर बिल्कुल घुस जाएंगे उसके, और इसी वजह से ये बहुत सीरियस डैमेज करती हैं बॉडी के टिश्यूज को, लिविंग थिंग्स को। और इसी वजह से अगर मजबूरन किसी को काम करना पड़ जाए ऐसे एटमॉस्फेयर में, ऐसी जगह में जहां गामा रेज का एमिशन है, तो प्रोटेक्टिव कोटिंग पहननी चाहिए ऑफ लेड, क्योंकि लेड काफी हाईली एब्जॉर्बिंग होता है, रेडिएशन काफी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये गामा रेज का इस्तेमाल हम काफी ज्यादा हमने किया है टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के अंदर क्या चीजें हैं और कैसे काम करता है। तो ये गामा रेज का काफी कंट्रीब्यूशन है यहाँ। ठीक है, तो इसके बाद अब जो नेक्स्ट आता है ये है एक्स रेज। और एक्स रेज का नाम एक्स रेज इसी तरीके से पड़ा था कि इनकी डिस्कवरी हुआ कि कुछ रेज है, इनका नाम बस एक्स रे रख दिया गया कि लेट इट बी एक्स, और फिर नाम ही पड़ गया इनका। इनका गामा कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा है, 10 टू द पावर -8 से लेके 10 टू द पावर -13। ये क्या था, 14 और 10 के बीच में था, ये कम से कम थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। ये कब प्रोड्यूस होते हैं, जब किसी मेटल में बॉम्बार्डमेंट किया जाता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का। किसी मेटल में बहुत तेज एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स जब मारे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मेटल से टकराते हैं तो उनकी स्पीड कम होती है, जिस डी एक्सेलरेशन की वजह से ये एक्स रेज निकलती है। अब एक्स रेज के यूजेस हम देखते हैं तो बहुत सारे यूजेस हैं इनके। पहला तो है डायग्नोसिस एंड मेडिसिन, कि ऑब्वियसली वो एक्स रे कराना कि आप हड्डियों को देख पाएं, अंदर के और भी चीजों को देख पाएं। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कि जो कैंसरस सेल्स होते हैं ये कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जितने भी सॉलिड्स हैं वो सॉलिड्स का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है ये बताने में ये बहुत हेल्प करती हैं एक्सरे, क्योंकि इनका जो लैम्डा है वो करीब करीब उसी। अब आते हैं, अगला है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स, अब ये जो वेव्स यहां तक आ गए हैं, अब ये काफी बड़े वेवलेंथ के हैं, 1 मिलीमीटर टू 30 सेंटीमीटर। सोचिए अब ये सेंटीमीटर्स में आ गया इनका वेवलेंथ। और आप इस चीज को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल ये होता है सबसे ज्यादा तो ये अवन्स में। माइक्रोवेव, आम जनता ने तो माइक्रोवेव को अवन के नाम से ही जानते हैं कि माइक्रोवेव ओवन, और इसका लैम्डा इतना ज्यादा है, आप माइक्रोवेव ओवन्स में इस चीज को ठीक कर सकते हैं एक तरीके से, कि आप वहां पे एक प्लेन एक वो चीज रख दें कि कोई भी एक बेस, उस पे कुछ पिज्जा वाला जो ऐसा चीज होता है स्प्रेड कर दें, और आप उसमें जहां जहां कुछ नोट्स देख सकते हैं एक्चुअली कि उसका वेवलेंथ के सेंस में। इसका एक्सपेरिमेंट में कभी दिखाऊंगा और अच्छा विजुअलाइज होगा। खैर, इसमें रडार सिस्टम्स इसका यूज करते हैं माइक्रोवेव्स का, एयरक्राफ्ट नेविगेशन, इसके बाद स्टडीइंग एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज, ये भी माइक्रोवेव्स का, और इसके बाद बीमिंग माइक्रोवेव्स इनटू अर्थ, सोलर कलेक्टर्स इन स्पेस, की स्पेस में हम सोलर एनर्जी के कलेक्टर्स लगाएं जो कि माइक्रोवेव्स के फॉर्म में अर्थ में ये ट्रांसमिट करे एनर्जी। इसके बाद अब आया लास्ट में रेडियो वेव्स, ये तो बहुत ही बड़े वेवलेंथ की होती है। ठीक है, तो रेडियो वेव्स, और ये कब बनती हैं, when charges accelerating through wires में जब चार्जेस एक्सेलरेट हो रहे हैं। रेडियो एंड टेलीविजन की वजह से दुनिया में कितना बड़ा फर्क आया, न्यूज, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। मोबाइल फोन्स, तो डिवाइसेस एंड टावर्स के बीच का सारा कम्युनिकेशन, डेटा ट्रांसमिशन सब रेडियो वेव्स के थ्रू होता है। वाईफाई, ये पूरा डेटा ट्रांसमिशन ये सब रेडियो वेव्स के जरिए होता है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी रेडियो वेव्स के जरिए काम करती है। इसके अलावा रडार सिस्टम्स, जहां जहां माइक्रोवेव्स ये जो थे
इनको हम शॉर्ट रेडियो वेव्स भी कहते हैं। तो रडार सिस्टम्स में माइक्रोवेव्स भी हैं, रेडियो वेव्स भी हैं। तो वेदर मॉनिटरिंग, मौसम कैसा रहेगा, ये सब चीजें, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टीवी, जीपीएस, ये सब रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। और इसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जिसको कहते हैं आरएफआईडी, ये यूज होता है किसी भी चीज को ट्रैक करने के लिए। एक डिवाइस लगा दिया जाए किसी जानवर में, किसी इंसान में, किसी बैग में या कहीं किसी कार में, तो कहीं पे भी जाए वो ट्रेस होता रहेगा। तो आरएफआईडी जिनका यूज होता है पेमेंट कार्ड्स में भी, टोल कलेक्शन में भी, ठीक है। तो और इसके बाद रेडियो एस्ट्रोनॉमी ट्रैकर, हाँ, वो रेडियो वेव्स एमिट करता है। और ये सब पेमेंट सिस्टम्स और ये रेडियो वेव्स का यूज करके पूरा डेटा ट्रांसमिशन होता है। तो हम रेडियो एस्ट्रोनॉमी में रेडियो वेव्स का डिटेक्ट करते हैं, जो कि दूसरे स्टार्स या गैलेक्सीज से जो रेडियो वेव्स आ रहे होते हैं। और आरएफआईडी, पब्लिक आरएफआईडी को जानती है आरएफआईडी चिप्स के नाम से, कि जैसे आगे के टाइम में जो दुनिया जिस तरफ बढ़ रही है, वो दुनिया इसी तरफ जा रही है कि हम अपने बॉडीज का यूज करेंगे टेक्नोलॉजी का के साथ, मतलब एक तरीके से कि हमारे बॉडीज में एक डिवाइस जैसे लगा दिया गया, तो हम पूरा जितना भी हमारा पेमेंट है सब हम सीधा अपने बॉडी से ही कर सकते हैं। कि अभी आपको पहले आपको एक्चुअली हार्ड कैश की जरूरत होती थी, फिर एक चीज आई कार्ड, फिर एक चीज आई यूपीआई, जो कम से कम फोन चाहिए, फिर ये चीज हो जाएगा कि एक चिप इम्प्लांट कर दी जाएगी आपके कहीं बॉडी में, और खासतौर पे आपके हाथ के इस पोर्शन में, ये खाल वाला एरिया जो खाली है यहाँ पे, तो आपका हाथ, मतलब आप सिर्फ स्कैन करके वो आपका सारा डॉक्यूमेंट्स, आप कौन हो, क्या हो, कहाँ थे, कितना बैंक, वो पूरा चीज समझ लीजिए, वो एक तरीके से आपका आइडेंटिफिकेशन के सेंस में हो जाएगा। आरएफआईडी, पब्लिक आरएफआईडी को इस नाम से जानती है ये, जबकि एक टेक्नोलॉजी के सेंस में, ठीक है। तो ये हो गए अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। टेक्स्ट के सेंस में हमने जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी देख लिया है। खैर, जैसे ये आरएफआईडी चिप्स जैसे हैं, ये कभी ना कभी हो जाने हैं, कभी ना कभी ऐसा हो जाएगा कि आरएफआईडी चिप्स अब लोग लगवाने लग जाएंगे और धीमे धीमे से आगे की पीढ़ियों में होता जाएगा। बनना शुरू हो गया है, लगना भी शुरू हो गया है, लेकिन अभी यूरोप में कुछ जगहों पे वॉलंटरली है, कि मतलब अभी भी उसे फोर्स नहीं किया गया है, बस ये अभी इस तरीके से चलाया जा रहा है कि अब जैसे लोग अपनी कंपनी में काम करते हैं, तो बड़े बड़े एरियाज हैं, ऑफिसेज हैं, तो आप ये चिप लगा लीजिए तो पूरा वो आप बड़े आराम से सब पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको हर चीज का एक अलग कार्ड होता है, ये होता है, वो होता है, और अगर आप ये लगा लेंगे तो आपको हर जगह यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी इस तरीके से लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन ये हो जाएगा आगे के टाइम में। स्पेक्ट्रोस्कोपी का जिक्र आया था, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के सेंस में एक बड़ा अच्छी सी चीज है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, कि जैसे हम लाइट, अभी जैसे हमने पहला जो टॉपिक देखा था, लाइट पार्टिकल है, उसे फोटोन कहते हैं, लेकिन पार्टिकल होते हुए भी वो एक वेव है, ठीक है, और वेव होते हुए भी वो एक पार्टिकल है, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी वो टकराएगी इस सैंपल से, और ये सैंपल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी आएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स अपने हायर स्टेट में जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हर लेवल का बहुत सारे लेवल्स हैं, जरा सा भी अगर कुछ चेंज हुआ तो लेवल में फर्क आएगा, मतलब वो डिस्क्रीट जैसा, मतलब कुछ ऐसा है, और लेवल में फर्क आएगा, वो डिफाइंड कुछ स्टेप्स हैं कि आप सीधा इस स्टेप से इस स्टेप पे आगे, बीच में गायब है, बीच में कुछ नहीं। तो जितनी एनर्जी आएगी उतनी आप हायर स्टेट पे जाएंगे, एंड वापस से जब आएंगे तो उतनी ही एनर्जी का आप फोटोन रिलीज करेंगे, और वो फोटोन पकड़ लेगा स्पेक्ट्रोमीटर, तो उसे ये पता चल जाएगा कि ये कौन, मतलब ये कितना इसका एनर्जी का गैप है, और उसी हिसाब से प्लॉट बना देगा कि इसमें ये चीज इतनी है, ये चीज इतनी है।
मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे जिक्र आया था, तो उसमें भी मोरलेस ये चीज है कि फोटॉन्स आएंगे तो कितना एक्साइट होके फिर अपने ग्राउंड स्टेट में आएंगे, उसी हिसाब से ये देख लेता है कि क्या शेप है किसी मॉलिक्यूल का, और इस तरीके से चार्ट जैसे बन जाते हैं कि वो तो वेवलेंथ के हिसाब से कि कौन सा जो ये मटेरियल है वो क्या इसका वेवलेंथ देता है। खैर आज के लिए एंड करते हैं। एक बस यही स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने वीडियो बनाए थे कुछ एक। हमारा ये जो सूरज है इसे दुनिया की सब सिविलाइजेशंस तारों से थोड़ा सा अलग मानते थे, लेकिन जब साइंस का राइज हुआ तो साइंटिस्ट लोगों का ये कहना था कि ये भी एक तारा है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ जैसे कि बाकी सारे तारे, लेकिन बस ये उससे पास इतना है, इस वजह से ऐसा चमकता नजर आता है। तो सवाल उठता है कि साइंटिस्ट लोगों को कैसे पता चलता है कि तारे किन चीजों के बने हुए हैं, इनका टेम्परेचर क्या है, कौन सा तारा हमसे कितना दूर है, ये कैसे नापते हैं इन चीजों को। तो इन सब चीजों का जवाब है स्टेलर स्पेक्ट्रोग्राफी। तारों से आती हुई रोशनी को आप इन टेलीस्कोप से जब अलग अलग वेवलेंथ में देखते हैं तो हमें विजिबल लाइट के अलावा भी और चीजें नजर आती हैं, और इस रोशनी को देख के हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा तारा किन गैसेस से बना है, उसका टेम्परेचर कितना है, तारे हमसे पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, और अगर दूर जा रहे हैं तो कितनी तेजी से दूर जा रहे हैं। ये सब चीजें हम तारों की सिर्फ लाइट देख के पहचान सकते हैं। को आंख में जलाएं तो हर मेरे अलग अलग तरह का कलर Preview. तारों की रोशनी को देख के कैसे पता लगा पाते हैं कि वो तारा किन चीजों से मिलकर बना है, उस तारे का टेम्परेचर क्या है, वो कितना दूर है हमसे। तो लाइट या रोशनी, व्हाइट लाइट बनी होती है सारे कलर से मिलके, तो अगर आप किसी प्रिज्म से उसे गुजारें तो वो सातों कलर में बढ़ जाती है और एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है। लेकिन यही लाइट अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के बादलों से होती हुई गुजरे तो हर एलिमेंट एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है और रिलीज करता है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे आप किसी भी मेटल को आग में जलाएं तो हर मेटल अलग अलग तरह का कलर देता है। तो इसी तरीके से अगर आप लाइट को पास कराएं अलग अलग गैसेस, तो ये गैसेस लाइट के उन सातों रंगों में से कुछ पर्टिकुलर रंग एब्जॉर्ब कर देती हैं, तो फिर ये जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो थोड़ा डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलता है। ये बारकोड के जैसा होता है। तो हर एलिमेंट, जो भी एलिमेंट से पूरा यूनिवर्स बना है, हर एलिमेंट का एक पर्टिकुलर जैसे बारकोड है। तो अगर हम सूरज से आती हुई रोशनी को जिस स्पेक्ट्रोग्राम से देखें तो हमें नजर आता है एक पूरा बारकोड कि सूरज की रोशनी जितने रंगों से मिलकर बनी है, वो जब सूरज की कोर से बाहर आ रही थी तो फिर जितने भी गैसेस में और जितने भी एलिमेंट्स में उस रोशनी से जुड़ी चीजें निकाली, उसका पूरा हमें क्वांटिटी मालूम है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि सूरज में कितना हाइड्रोजन है, कितना हीलियम है, कितनी अलग अलग चीजें हैं। तारों की रोशनी की इंटेंसिटी या जिसे ल्यूमिनोसिटी कहते हैं, उससे हम तारों की डिस्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। पैरेलैक्स एक कॉन्सेप्ट होता है। ऐसी कई सारी चीजें हैं कि हम सिर्फ तारों की रोशनी देख के बहुत सारी चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं। मोर और लेस जैसे ये फॉर्मूला हमने देखा, तो ये भी कहीं ना कहीं उसी फॉर्मूले के जैसा है जो म्यू इक्वल टू रियल अपॉन अपैरेंट जैसा चीज। Preview. और अगर आपको याद हो तो मिलिट्री में और ये ऐसे जो नए इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का यूज करके देख सकते हैं ऐसी चीजों को जो विजिबल लाइट या नहीं देख पाते, हमारी आंखें नहीं देख पाती, क्योंकि हमारी आंखें विजिबल लाइट ऑफ स्पेक्ट्रम। और ये पिच ब्लैक घोर अंधेरे की बात है, ठीक है। तो विजुअलाइज अगर आप करें कि आप अपनी आंखों से घोर अंधेरा है और बस हमें दिख रहा है कि कुछ तो हम जो भी चीज दुनिया में देखते हैं उसके चमक रहा बारे में है, बहुत कुछ है। और बस ऐसा क्यों? क्योंकि इन चीजों से हीट नहीं आ रही है, और मतलब ये चीजें गर्म नहीं है, वो चीज गर्म है, तो उससे ये रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन ये दे रहा है, बाकी नहीं दे रहा है। तो हमें इस जगह से इंफ्रारेड मिल रहा है, तो हमें ये रोशनी दिख रही है, बाकी सब अंधेरा दिख रहा है। चीज दुनिया में देखते हैं उसके आगे भी बहुत है जो हमें नजर नहीं आता, और इन चीजों को हम देख पाते हैं इन टेलीस्कोप के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी भी था और थोड़ा बहुत ये भी आइडिया था कि एटम्स कैसे वो एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, और इसका वैसे मैंने इस चीज को एक शॉर्ट में जरूर बनाया था।
शॉर्ट भी आपको दिखाता हूँ। साइंटिस्ट को ये पता कैसे चलता है कि चांद के सरफेस पर ऑक्सीजन है? तो इसके लिए चांद के सैंपल्स पे एक हाई एनर्जी लेजर मारी जाती है, जिसकी वजह से जितने भी एटम्स हैं सैंपल के वो सब हायर एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल्स में आ जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में आए और कुछ डिस्क्रीट है, इधर से जैसे इलेक्ट्रॉन गायब होगा और वहां पे अपीयर होगा, बीच में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि वो एनर्जी का जो ट्रांजिशन है वो अलाउ ही नहीं है नेचर के लॉज में, कि वो कुछ स्टेप्स है कि मतलब आप दूसरी मंजिल से सीधा तीसरी मंजिल में आओगे, जरा सा भी एनर्जी मिलेगी तो आप दूसरी से तीसरी में आओगे, बीच में आप कहीं हो ही नहीं। थोड़े टाइम के बाद ये वापस से रिकम्बाइन होते हैं, लोअर एनर्जी शेल्स में आते हैं और इतनी ही एनर्जी के लाइट एमिट करते हैं फोटॉन्स के फॉर्म में। इस लाइट को फिर कलेक्ट किया जाता है, इसको ग्रेटिंग और डिफ्रैक्शन किया जाता है प्रिज्म्स के जरिए, और फिर एक 2D सेंसर ये स्पेक्ट्रोग्राफ में इसको प्लॉट करता है। जितने भी लाइंस है ये सब अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन लाइंस के जो पीक है ये इन एलिमेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। साइंटिस्ट को ये पता कैसे चलता है कि चांद के सरफेस में ऑक्सीजन है? तो इसके लिए चांद के सैंपल्स पे एक हाई एनर्जी लेजर मारी जाती है, जिसकी वजह से जितने भी एटम्स हैं सैंपल के वो सब हायर एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल्स में आ जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद ये वापस से रिकम्बाइन होते हैं, लोअर एनर्जी शेल्स में आते हैं और इतनी ही एनर्जी के लाइट एमिट करते हैं फोटॉन्स के फॉर्म में। इस लाइट को फिर कलेक्ट किया जाता है, इसको ग्रेटिंग और डिफ्रैक्शन किया जाता है प्रिज्म्स के जरिए, और फिर एक 2D सेंसर ये स्पेक्ट्रोग्राफ में इसको प्लॉट करता है।